तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लड डीमन आर्ट के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओ अपनी मदर के साथ बुरा व्यवहार होने की वजह से वो उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था। लास्ट के ऊपर वो अपने सौतेले भाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने पंच में अपनी डीमन पावर को रिलीज करता है और उसे पंच मारने लगता है। वो जंप करते हुए उसकी तरफ पंच लेकर आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर बीच में एक एल्डर आ जाते हैं और एल्डर आकर उसके हाथ को वहीं पर पकड़कर उसको ब्लॉक कर लेते हैं। वो जाओ से कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम हमारी जाओ फैमिली के ऊपर इस तरह अटैक कर सको? तुम हमारे यंग मास्टर को इस तरह नहीं मार सकते। साथ ही यंग मास्टर चिल्लाकर उस एल्डर से कहता है, हाउसकीपर फैंग प्लीज इसको पकड़ कर रखो, मैं अभी अपने गार्ड्स को बुलाता हूँ, वो आकर इसको सबक सिखाते हैं। वो चिल्लाकर अपने गार्ड से कहता है, गार्ड्स जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर इसको पकड़ लो। हाउसकीपर फैंग भी कहते हैं, चलो जल्दी से गार्ड्स आगे बढ़ो, इस लड़के को यहीं पर पकड़ लो, इसको बंदी बना लो। हमारे जाओ के साथ उसका जनरल भी होता है। वो जनरल उन लोगों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर हाथ डालेगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ? मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ। अगर किसी ने भी हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इसका मतलब यह है कि वो लॉन्ग फैमिली का दुश्मन है और तुम लोगों को पता है कि लॉन्ग फैमिली का दुश्मन होना कैसा है। तो हाउसकीपर फैंग उसे कहता है, ये सभी लोग जाओ फैमिली के मेंबर्स हैं और ये लड़का भी जाओ जुई, ये लड़का भी हमारी जाओ फैमिली का लड़का है। अब लॉन्ग फैमिली का कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कि हमारा जाओ आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हो उसकी कोई सेंस है? तुम तो बहुत ज्यादा मजाक किया हो, मैं कब से जाओ फैमिली का मेंबर बन गया। सभी लोगों ने कभी मुझे अपनी जाओ फैमिली का मेंबर समझा ही नहीं। लोगों ने कभी मेरी माँ और मुझे, हम दोनों को कभी भी जाओ फैमिली समझा है। इसी के साथ ही हमारा जाओ जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मैं उसको मार डालूंगा जिसने मेरी माँ को हाथ लगाया है। इन लोगों को लगता है कि जो लोग मेरी माँ को मार सकते हैं तो इन लोगों को भी यहाँ पर मरना पड़ेगा। तो हमारा जाओ जो उसके ऊपर फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हाउसकीपर फैंग भी उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। दोनों जब अपने पंचेस को टकराते हैं तो हाउसकीपर फैंग भी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है, तुम तो बिल्कुल एक बेकार लड़के हुआ करते थे, तुम्हारी मेडियंस तो बर्बाद हो चुकी थी, अब तुम्हारे पास ये कल्टीवेशन की पावर कहाँ से आ गई? लगता है कि तुमने कुछ एलिक्सर्स को खाकर वक्ती तौर पर अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया है। हमारा जाओ अपने पाँव के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और ग्राउंड के ऊपर जोर डालते हुए ऊपर की तरफ जंप करते हुए आगे बढ़ता है और हाउसकीपर फैंग को एक जबरदस्त किक मारता है। हाउसकीपर फैंग को किक मारता है और हाउसकीपर फैंग अपने बाजू को सामने करते हुए उसकी किक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो काफी दूर जाकर पीछे गिरते हैं। यहाँ पर मास्टर फैंग को भी पता चल जाता है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि इसके पास काफी सारे स्किल्स और इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, इसकी उम्र के लिहाज से स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये देखकर यंग मास्टर जो कि इसका सौतेला भाई है और बाकी के सारे गार्ड्स भी देखकर बहुत सा हैरान होते हैं। तो मास्टर फैंग जल्दी से अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं, हाँ ये बात ठीक है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मेरे जैसे एक एक्सपर्ट का मुकाबला कर सको। यहाँ पर अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम विगरस वाटर होता है उसको यूज करते हैं और अपने हाथ को जो एनर्जी होती है उसको वाटर में चेंज कर लेते हैं और वाटर की शेप में उसके ऊपर बुलेट्स फेंकते हैं। हमारा जाओ शुई सामने से आने वाले वाटर को अपने बाजू के साथ वहाँ पर ब्लॉक करता है। वो सारे का सारा वाटर उसकी बॉडी के ऊपर लगता है, जिससे हमारा जाओ शुई उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। हाउसकीपर फैंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है, तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं अपनी जाओ फैमिली से कचरे को खत्म करने वाला हूँ। ऐसे वो हमारे जाओ शुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त कमांडर जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, दामाद मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ रहा हूँ। हमारे जाओ शुई को बचाने के लिए जब आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त रास्ते में उसे पंच पड़ता है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तो यहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है जो कि जाओ फैमिली का एल्डर है। इसको पंच खाने के बाद वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक जान लेवल का जनरल हूँ जो कि बहुत ही जल्दी एक जान जनरल बनने वाला हूँ। लोग इन सभी लोगों की कल्टीवेशन मुझसे लो है, लेकिन ये जहाँ पर मुझे पंच मारकर मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? तो उसके सामने जो एल्डर खड़ा होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी तरफ हमारा जाओ जुई जो कि पंच खाने के बाद उसकी हालत अब खराब होती है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था और हाउसकीपर फैंग उसके करीब पहुंच जाता है उसे पंच मारने के लिए। ऐसे वो उसे पंच मारने लगता है। उसी वक्त ग्रैंड पैट्रियार्च वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं, बस करो, बस बहुत हो गया, यहीं पर रुक जाओ। वो सभी लोग रुक जाते हैं, जबकि हमारे जाओ जुई का डैड भी वहीं पर उनके साथ ही होता है। उनका बेटा उनसे कहता है, ग्रैंडफादर, डैडी शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर चले आए, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, ये पागल हो गया है। तो ये सभी लोग अब वहाँ पर ग्रेट पैट्रियार्च और उसके साथ पैट्रियार्च की तरफ देख रहे होते हैं। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि अब ये लोग यहाँ पर क्या फैसला करने वाले हैं। जबकि वो दूसरा बंदा जो कि बाद में आया था जिसने हमारे कमांडर के ऊपर अटैक किया था, वो कहता है, पता नहीं ये बुढ़ा खुसट यहाँ पर क्यों चलाया, आज मैंने लॉन्ग फैमिली के कमांडर को मार देना था। हमारा जाओ जुई उन सभी लोगों को वहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि वहाँ पर उसके सगे डैड भी होते हैं। हमारे जाओ जुई के डैड वहाँ पर उन सभी लोगों की तरफ देखते हैं। गार्ड्स काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, वो सभी लोग एक दूसरे को उठा रहे होते हैं। हमारे जाओ जुई की हालत भी खराब होती है और साथ ही उसकी माँ की हालत भी खराब होती है। जो जाओ जुई के फादर जी सब कुछ देखने के बाद कहते हैं, जहाँ पर हुआ क्या है, आज ये सारी सिचुएशन इस तरह कैसे बन गई? तो उनका बेटा जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, चलाकर अपने फादर से कहता है, फादर प्लीज मुझे बचा लो। साथ ही वो जाओ जुई की तरफ इशारा कर रहा था और उनसे कहता है, मम्मी डैडी प्लीज यहाँ पर मुझे बचाओ। ये बंदा यहाँ पर आकर ये कह रहा है कि ये लॉन्ग फैमिली का दामाद बन चुका है। लॉन्ग फैमिली का दामाद बनने की बिना पर ये अपने साथ कमांडर को भी लेकर आया है, यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे इससे बचा ले। उसी वक्त उसकी माँ आगे बढ़ती है और चिल्लाकर कहती है, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, ये कमीना बेटे को यहाँ पर कैसे नुकसान पहुँचा सकता है, इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वो अपने हस्बैंड से कहती है, जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार
डालो, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारी नाजायज औलाद मेरे बेटे को मार रहा है। जबकि फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, हमारे ग्रेट पैट्रियार्च यहाँ पर है, ये फैसला वही करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। उसी वक्त ग्रेट पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और जनरल जाओ से कहते हैं जनरल जाओ तुम यहाँ पर क्या मेरी बर्थडे पार्टी को खराब करने के लिए आए हो। जनरल जाओ भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं सर प्लीज मुझे माफ करना, हमारा यहाँ पर आकर ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। हम लोग तो यहाँ पर आपकी बर्थडे पार्टी में अपनी फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट देने के लिए आए थे, यहाँ पर अपनी फैमिली के दामाद के साथ आया हूँ। कहते हैं तुम्हारी फैमिली का दामाद कौन है। वो पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये तो जाओ जुई है, ये हमारी फैमिली का मेंबर है, क्या ये तुम्हारा दामाद है। तो जनरल जाओ जाकर हमारे जाओ जुई की माँ को उठा लेता है और उसे उठाकर आगे लाता है और आकर जाओ जुई को दे देता है। जाओ जुई अपनी माँ को उठा लेता है, अपने ग्रैंडपा की बात को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चल पड़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अपनी माँ से कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, हम लोग अपना घर बनाएंगे। जाओ जुई अपनी माँ को उठाकर वहाँ से बाहर की तरफ चल देता है, जबकि वो सारे गार्ड्स वहीं पर रास्ते में खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ से जा नहीं सकते। जाओ जी चिल्लाकर उन सभी से कहता है तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। ग्रैंडफादर और उसके फादर दोनों ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। ग्रैंडफादर फिर से जाओ जी से कहते हैं जाओ जी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे। लेकिन जाओ जी फिर से अपने ग्रैंडपा की बात को इग्नोर कर देता है और आगे की तरफ चल पड़ता है। अभी के सभी गार्ड उसके रास्ते में खड़े होते हैं और उसके रास्ते को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि हमारे जाओ जी के फादर चिल्लाकर कहते हैं जाओ जी तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम एक कमीने घटिया बेशरम इंसान हो, अपने ग्रैंडफादर की बात का जवाब दो। हमारा जाओ जी वहीं पर रुक जाता है और अपने फादर से चिल्लाकर कहता है तुम्हारे पास ऐसा कोई भी हक नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये वाली बात कर सको कि मुझे किसे जवाब देना और किसे जवाब नहीं देना। उसके फादर उसे कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जाओ जी से कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे बाप हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के, क्योंकि तुम्हें आज भी इस बात का पछतावा होता है कि तुमने मेरी माँ के साथ वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मैं पैदा हो गया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा मैं हूँ। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती कि मैं तुम्हारा बेटा क्यों हूँ। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। आज के बाद मैं दोबारा कभी भी जाओ फैमिली में वापस नहीं आऊंगा, मेरा जाओ फैमिली के साथ आज के बाद से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर साथ ही हमारा जाओ वहाँ पर अपने बाप को धमकी दे देता है। वो उसे कहता है अब इस बात को ध्यान में रखना, अगर मेरी माँ इन जख्मों की वजह से मर जाती है तो उसके बाद तुम्हें अपने बेटे का बहुत सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर में घुस कर मारूंगा। और हमारे जाओ का सोतेला भाई भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। अदर गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम किस की बकवास कर रहे हो। तो जाओ जी फिर से उसे कहता है मेरी बात को हमेशा याद रखना, अपने बेटे को अच्छे से प्रोटेक्ट करो, किसी वक्त इसके ऊपर मैं अटैक करके इसको मार सकता हूँ। फिर साथ ही वहाँ पर चुनलैंड के फादर से भी कहता है तुम्हें भी यहाँ पर अपनी बेटी का बहुत सा ध्यान रखना होगा क्योंकि वो भी सब में शामिल थी, इसलिए किसी वक्त भी आकर मैं उसको मार सकता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने भी मेरे साथ ज्यादती की है मैं उन सभी को नहीं भूलने वाला। फिर जाओ जी अपनी मदर को उठाता और कहता है मदर चलो यहाँ से चलते हैं, और जनरल जाओ भी उसके साथ ही होता है। ये लोग वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। उसी वक्त वहाँ पर नैन किलिंग फैमिली का एक जंग मास्टर भी होता है, वो भी जल्दी से भागता हुआ बाहर निकलता और कहता है जाओ फैमिली वाले बहुत बड़े बेशर्म है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, यंग मास्टर मुझे भी अपने साथ ले चलो। और वो भी उनके पीछे पीछे भाग पड़ता है। तुम्हारे ग्रैंडपा अपने पोते को यहाँ पर जाते हुए देखकर उन सभी लोगों से कहती हैं अब मेरा बर्थडे पार्टी मनाने का कोई भी मूड नहीं है, आज की पार्टी यहीं पर कैंसिल की जाती है, सभी लोगों को वापस भेज दो। साथ ही वो उन सभी से कहते हैं सभी लोग यहाँ से चले जाओ। तो सभी लोग उनकी नजरों के सामने से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है। अब जो अपनी मदर को उठाकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस आता है और चिल्लाकर अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है ग्रैंडफादर कहाँ है, आप जल्दी से यहाँ पर आए, मेरी माँ की जान बचाएं। नेक्स्ट सीन हमें उनके रूम का दिखाया जाता है। उसके ग्रैंडफादर वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसकी माँ को हील करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल मेडिसिन को यूज किया जिसे 1000 ईयर फाउंटेन ऑफ लाइफ कहते हैं। उसको यूज करने की वजह से तुम्हारी माँ दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माँ आंखें खोलती है और उसे कहती है जाओ क्या तुम ठीक हो। हमारा जाओ जी भी भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर होश आ गई और तुमने आंखें खोल दी। उसके बाद हमारा जाओ जल्दी से अपने ग्रैंडपा के सामने घुटने टेक देता है और कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ आप मेरी बहुत सा मदद करते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही फैमिली का हिस्सा है, तुम मेरे दामाद हो, तुम लॉन्ग फैमिली का भी एक हिस्सा हो। यहाँ पर जिस स्पेशल एलिक्सर को यूज किया है वो एक बहुत ही स्पेशल एलिक्सर है, वजह से न सिर्फ तुम्हारी मॉम के जख्म हील हो जाएंगे बल्कि उनके लाइफ स्पैन में भी इजाफा होगा, वो कम से कम 10 साल और जी सकती हैं। तो जाओ भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर साथ ही उसकी नजर हम अपने ग्रैंडपा के हाथ के ऊपर एक स्पेस रिंग के ऊपर पड़ती है। वो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा ये आपके हाथ में तो एक स्पेस रिंग है, सुना है कि बहुत सारे पावरफुल लोग सिर्फ वही इस तरह की स्पेस रिंग को रख सकते हैं क्योंकि इसको यूज करने के लिए आपको काफी सारी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। हमारा जाओ जी अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे भी एक स्पेस रिंग चाहिए, मैं आगे जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उसके बाद मुझे अपने लिए एक स्पेस रिंग चाहिए होगी। और जाओ फैमिली वालों को तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, मेरा वेंजेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं लड़के तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, अगर तुम यहाँ पर इस तरह मन लगाकर कल्टीवेट करते रहो बहुत ही जल्दी एक जीनियस बन जाओगे और टॉप पर पहुंच जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से मेहनत करके कल्टीवेट करो। उसी वक्त जनरल जाओ अंदर आते हैं और उसे कहते हैं नैन
किलिंग के यंग मास्टर ने जहाँ पर काफी सारी जड़ी बूटियां बचाई हैं, वो काफी ज्यादा स्पेशल हैं। वो सारी की सारी एक्सेप्ट करने की इजाजत है, वो सारी दरवाजे के ऊपर पड़ी हैं। हमारा शाह अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे लगता है कि नॉन किलिंग फैमिली वाले हमें जहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग हमारे नाम को इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसके भेजे हुए तोहफों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ग्रैंडपा जनरल जाओ से कहते हैं, जनरल तुम उन सारे के सारे गिफ्ट्स को ले लो और उन्हें अंदर रखवा दो। जाओ इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तुझे हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर वो सारे तोहफे क्यों एक्सेप्ट कर लिए हैं। क्या वो नॉन किलिंग फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।